जो भी कहना है कहो साफ, शिकायत ही सही, इन इशारतों किनायत से जी डरता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय एकदम गुरिल्ला छाप राजनीति के पैंतरे आजमा रहे हैं। जिस तरह गुरिल्ला वार में दुश्मन को बिल्कुल नई जगह से आकर घेरा जाता है और इससे पहले कि दुश्मन संभले उसे पूरी तरह फंसा लिया जाता है, राहुल गांधी ठीक इसी तरह इस समय बिल्कुल वैसे ही राजनीतिक दांव पेच चल रहे हैं। बस फर्क यही है दोस्तों कि असली गुरिल्ला वार में हिंसा होती है और राहुल गांधी हिंसा से कोसों दूर हैं, लेकिन वो सच के हथियार से, यानी सच बोलने का जो हथियार है, उससे मोदी को बार बार मात दे रहे हैं। जहां बीजेपी केवल और केवल चुनाव जीतने की रणनीतियां बना रही है और एक के बाद एक राज्यों को अपने कब्जे में कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी अब दूर की संभावनाओं को देखकर राजनीतिक दांव चल रहे हैं। इसमें वो एक तरफ उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनके जवाब देने में नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी देश की राजनीति की दिशा मोड़ने का काम कर रहे हैं और फिर से राजनीतिक विमर्श को दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की तरफ केंद्रित कर रहे हैं। मोदी जब तक राहुल के एक वार का जवाब तैयार करते हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी एक नया वार कर देते हैं। उधर इंडिया गठबंधन के दल भी अब खुलकर राहुल गांधी का और कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाकर यह उम्मीद की थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को हराने के बाद अब वो इंडिया गठबंधन की तोड़ सामने ले आएगी या इंडिया गठबंधन को भी तोड़ लेगी, तो यहां भी उसे मात मिल रही है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी सब कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। वैसे इस साल अब केवल बिहार में ही चुनाव होने हैं, तो सभी का ध्यान बिहार की तरफ ही है कि यहां यानी बिहार में गठबंधन एनडीए को हरा पाएगा या नहीं। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि महागठबंधन से पहले एनडीए को हराने का काम नीतीश कुमार ही कर रहे हैं और नीतीश कुमार का साथ देते हुए नजर आते हैं जीतन राम मांझी जैसे नेता। यानी बीजेपी को बिहार में इस बार खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उधर अमेरिका से जैसी खबरें रोजाना आ रही हैं, उसमें भी मोदी परेशान हैं कि किस तरह अपना चेहरा और साख बचाएं। वहीं अब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में दलितों के लिए एक नया विमर्श खड़ा करके बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इस रणनीति में राहुल गांधी ने इस बार जिस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम लिया, वो भी राहुल गांधी की गुरिल्ला छाप राजनीति या रणनीति कह लें का ही एक हिस्सा नजर आता है, क्योंकि मोदी ने यह सोचा ही नहीं होगा कि राहुल गांधी इस तरह बहन जी को साथ आने की बात कह देंगे। हालांकि अभी मायावती राहुल गांधी के प्रस्ताव पर कांग्रेस को ही घेर रही हैं, लेकिन राहुल के दांव से राजनीति में नई संभावनाएं तो खड़ी हो ही गई हैं। जब शिवसेना और कांग्रेस कई सारे मतभेद होने के बाद साथ आ सकते हैं, तो फिर बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि राहुल की नई छापामार रणनीति में कैसे फंस गए हैं नरेंद्र मोदी, और यह भी समझेंगे कि क्या अब एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगे बढ़ें उससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच पिछले दिनों हुए एक दिलचस्प संवाद को सुन लेते हैं, क्योंकि इसमें भी राहुल की एक बड़ी रणनीति नजर आ रही है। पहले सुनते हैं, देखते हैं दरअसल राहुल गांधी का यह बयान। इस वीडियो को देखिए जरा। रायबरेली एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है शायद पूरे हिंदुस्तान में जिसके दो सांसद हैं, एक मैं हूं और एक प्रियंका है। तो कभी कभी उसको भी यहां बुला लिया करो। वो मुझे वायनाड बुलाती है, मैं जाता हूं। रायबरेली के भी वो सांसद हैं, उसको भी यहां बुलाया करो आप। बिल्कुल। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी ने इसी वीडियो को कोट करते हुए एक्स पर लिखा है, रायबरेली हमारा परिवार है और परिवार का हर हुक्म सिर माथे पर। आपको बता दूं कि राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन के लिए रायबरेली दौरे पर थे। इस बार राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद चुने गए हैं और इसके साथ केरल की वायनाड सीट भी राहुल ने जीती थी, जो बाद में उन्होंने छोड़ी, और फिर उपचुनावों में प्रियंका गांधी वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीती थी।
जब राहुल गांधी वायनाड में प्रियंका गांधी के प्रचार के लिए गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि वायनाड ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जहां से 2 सांसद रहेंगे। प्रियंका यहां की ऑफिशियल सांसद रहेंगी और मैं अनऑफिशियल सांसद। आपको बता दूं कि राहुल 2019 में भी वायनाड से ही सांसद बने थे और तब से उनका जुड़ाव केरल की इस सीट से और गहरा हो गया है। वायनाड को राहुल अपना घर और परिवार कहते हैं। वहीं रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता दशकों पुराना है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी यहां से सांसद रहे हैं। जब सोनिया गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था, तो उन्होंने रायबरेली के लोगों को अपना परिवार बताते हुए एक भावुक खत लिखा था और कहा था कि वो हमेशा रायबरेली की जनता के साथ खड़ी रहेंगी। फिर राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। हालांकि राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी का वक्त रायबरेली में गुजरा है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने खुले मंच से कहा है कि यहां 2 सांसद हैं, एक मैं और एक प्रियंका, और आप लोग प्रियंका को भी यहां आने के लिए कहिए। इसी पर प्रियंका ने दिल छूने वाला जवाब दिया कि परिवार का हर हुक्म सिर माथे पर। प्रियंका के इस जवाब में खास बात यह है कि उन्होंने इस बात के साथ एक दिल यानी हार्ट वाला इमोजी भी लगाया है। यानी आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली में भी सक्रिय नजर आएंगी, यह साफ दिखाई देता है। आपको बता दूं कि रायबरेली सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिए खास स्थान रखती है और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात से जाहिर हो रहा है कि 2027 के लिए कांग्रेस को मजबूती देने का काम यहीं से होगा। राहुल गांधी ने एक तरफ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर ली है, वहीं उन्होंने दलितों को कांग्रेस से जोड़ने की जो कवायद शुरू की है, उसमें बहन जी यानी मायावती का नाम लेकर एक ऐसा खेल कर दिया है जिसमें बीएसपी के साथ साथ बीजेपी भी उलझ गई है। गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी ने दलित छात्रों के एक समूह से बातचीत में पहले तो मायावती की तारीफ की, फिर एक तीखा सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि ये तो कहना पड़ेगा कि काशीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है मेरा, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही? राहुल ने यह भी कहा कि हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़ें, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण से नहीं लड़ी। हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक हो जाती तो बीजेपी चुनाव कभी नहीं जीत पाती। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले दिल्ली में वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने दलितों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 10-15 सालों में वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अगर मैं ये नहीं कहता तो मैं आपसे झूठ बोल रहा होता, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, ये हकीकत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का विश्वास बनाए रखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आता। तो 1 महीने में दूसरी बार राहुल गांधी ने यह बताया है कि आखिर बीजेपी किन कारणों से सत्ता में आई। चुनावी धांधली से बीजेपी पर सत्ता हड़पने का आरोप तो राहुल लगाते ही रहते हैं, लेकिन अब वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या गलती हुई, या जिन दलों ने बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई, उनकी क्या गलती हुई है। वैसे मायावती ने राहुल गांधी की बात पर बिना देर किए प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी को अपने गिरेबां में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया कि वो दिल्ली में बीजेपी की बी टीम की तरह लड़ी, इसीलिए बीजेपी सत्ता में आई। बहन जी ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस से गठबंधन करने पर बसपा को नुकसान हुआ है। मायावती की ये तीखी प्रतिक्रियाएं दोस्तों बता रही हैं कि राहुल गांधी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। असल में राहुल गांधी ने जनता के मन की बात कही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक वक्त बसपा का सिक्का बोलता था और दलितों को इस बात का गौरव था कि काशीराम जी की खड़ी की गई पार्टी को राज करने का मौका मिला और एक दलित महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुई। लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने के साथ बसपा के सिमटने की शुरुआत हो गई और मायावती पर बार बार बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगा। अब बिहार चुनाव और 2 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल गांधी ने दलितों के स्वाभिमान को फिर से जगाने का आह्वान कर दिया है। कांग्रेस ने फिर से दलितों और ओबीसी को अपने पक्ष में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खासकर राहुल गांधी इस मुहिम को तेज कर रहे हैं। हाथ में संविधान लेकर जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली आयोजित कर एक तरफ वो बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान और सम्मान की बात देश भर में कर रहे हैं, वहीं जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की वकालत भी राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं।
जिससे दलितों और ओबीसी वर्ग में कांग्रेस के प्रति रुख भी बदलता दिख रहा है। कांग्रेस दलितों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें अन्य वर्गों के साथ जोड़ने पर जोर देती रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की वकालत कर दलितों में पैठ बनाने की कोशिश की है। वहीं मायावती की राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। बसपा ने दलितों की स्वतंत्र पहचान और उनके गौरव पर जोर दिया, साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़कर एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाकर सफलता हासिल की थी। अब राहुल गांधी की रणनीति भी कुछ इसी तरह की दिखने लगी है। तो राहुल गांधी की इस नई रणनीति से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के बाद विधानसभा में भी इंडिया गठबंधन को फायदा होने के आसार बन रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी को पस्त कर दिया था। कांग्रेस ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थीं, इससे बीजेपी की सीटें घट गईं। वहीं बसपा ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 9.4% वोट मिले थे, लेकिन मायावती की पार्टी को एक भी सांसद नहीं मिला। अब राहुल गांधी ने उन्हें फिर से जनाधार बढ़ाने के लिए साथ आने का न्योता दे दिया है। वहीं बिहार में भी अब समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। शुक्रवार को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के एक बयान ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। जरा सुन लीजिए इस बयान को। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। तो सुन लिया आपने। अमूमन पत्रकारों से दूर रहने वाले निशांत कुमार खुलकर कह रहे हैं कि उनके पिता यानी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, और ऐसे में अब बीजेपी के लिए यह खुला चैलेंज हो गया है, क्योंकि बीजेपी तो अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सीएम बनाना चाहती है। हालांकि सीएम बनने की बात तो तब उठेगी जब एनडीए जीत जाएगा या उससे पहले एनडीए कायम रह पाएगा, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ज्यादा सीटों से लेकर सीएम की कुर्सी तक दावेदारी करने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं बिहार बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने हाल ही में कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में हराने की साजिश बीजेपी नेताओं ने ही रची है और अब वो उन बीजेपी के लोगों को हराने का काम करेंगे। यानी बिहार में बीजेपी और एनडीए दोनों में टूट दिखाई दे रही है। बिहार में एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वहीं राहुल गांधी की चौंकाने वाली राजनीति से बीजेपी उलझन में पड़ रही है। इस उलझन से कैसे निकलेंगे नरेंद्र मोदी, ये वक्त बताएगा। खैर, शायर अजरा नकवी ने ठीक ही फरमाया है कि आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया, आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया, हाल को दफना देते हैं हम जीने की तैयारी में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।